मन्ना डे साहब से अक्सर उनकी पतंगों का मुकाबला होता था और मन्ना डे साहब अगर उनकी पतंग काट देते तो कहते कि भाई गायकी में तो नहीं पर मैंने उड़ाने में तुम्हारी पतंग काट दी। और रफ़ी साहब फिल्मी पार्टी से तो दूर ही रहते थे, लेकिन अगर किसी शादी या तकरीब में जाना होता तो उन्हें तैयारी में 1 घंटा तो लगता ही था और 1 घंटे की तैयारी के बाद जब वो तकरीब में जाते तो 5 मिनट के बाद ही वापसी की कोशिश शुरू कर देते। मेरा ख्याल है कि हर चंद सादगी के बावजूद उन्हें इस बात का पता था कि मोहम्मद रफ़ी के बाद एक और मोहम्मद रफ़ी का वजूद में आना मुश्किल है। और एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि रफ़ी साहब के घर के लोगों की मुलाकात कभी भी फिल्मी सितारों या फिल्मी हस्तियों से नहीं हुई। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं एक बहुत बड़े इंसान की। बड़े इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं अपनी बहुत सारी यादें छोटी छोटी कहानियों के रूप में। और जब कभी हम माजी के पन्ने पर रखते हैं, अतीत के पन्ने पर रखते हैं और जब हमारी निगाह उन कहानियों पर जाती है तो अचानक हमें वो बातें याद आ जाती हैं, वो शख्सियत याद आ जाती है, वो इंसान याद आ जाते हैं। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से रफ़ी साहब की वो बातें करूंगा जिसका ताल्लुक उनकी ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी से है। और एक मौका पर नसीन साहबा ने इस वाक़ई का जिक्र किया था। वो बताती हैं कि रफ़ी साहब गरचे इतने बड़े फनकार थे और पूरी दुनिया में उनके करोड़ों शैदाई थे, लेकिन रफ़ी साहब दर हकीकत एक इंतहाई नरम दिल और सादा मिजाज शख्स थे और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने बल्कि यूँ कह लीजिए कि बॉलीवुड संगीत जगत के एक अहम सुतून होने के बावजूद बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे और अपना सारा खाली वक्त फैमिली और बच्चों के साथ गुजारना पसंद करते थे। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उन्हें अपनी अज़मत का कोई गुरूर नहीं था। वो अक्सर बातों बातों में कहा करते थे कि अजीम तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मैं तो बस अल्लाह का एक मामूली सा बंदा हूँ और मेरे अल्लाह का करम है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। कहती हैं कि पापा को बच्चों से बड़ा लगाव था, अक्सर उनके साथ कैरम बोर्ड खेलने में मशगूल रहते और बच्चों के साथ खेलते वक्त वो भी बच्चों जैसे ही मासूम और शरीर नज़र आते। उन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक़ था और किसी की पतंग काट देते तो बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजाने लगते और कट जाते तो उदास हो जाते। मन्ना डे साहब से अक्सर उनकी पतंगों का मुकाबला होता था और मन्ना डे साहब अगर उनकी पतंग काट देते तो कहते कि भाई गायकी में तो नहीं पर मैंने उड़ाने में तुम्हारी पतंग काट दी। और रफ़ी साहब मुस्कुरा देते। रफ़ी साहब को बैडमिंटन खेलने का भी बड़ा शौक़ था और सर्दियों के मौसम में सफ़ेद टी शर्ट या हाफ शर्ट और सफ़ेद हाफ पैंट और सफ़ेद जूतों में हाथों में रैकेट लिए उनकी धज अलग ही होती थी। रफ़ी साहब को कपड़ों का भी बड़ा शौक़ था और किसी भी लिबास को बहुत ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करते थे और लिबास के मामले में बहुत ही चूज़ी और क्लासी थे। फिल्मी पार्टी से तो दूर ही रहते थे, लेकिन अगर किसी शादी या तकरीब में जाना होता तो उन्हें तैयारी में 1 घंटा तो लगता ही था। घर के सारे लोग तैयार हो चुके होते लेकिन पापा की तैयारी मुकम्मल नहीं होती और 1 घंटे की तैयारी के बाद जब वो तकरीब में जाते तो 5 मिनट के बाद ही वापसी की कोशिश शुरू कर देते। पापा ने हम लोगों को हमेशा फिल्मी ज़िंदगी और संगीत से दूर रखा। हमारे ख़ानदान में उनके सिवा और कोई भी गुलकार न हुआ। शौकिया गाने की बात अलग है क्योंकि संगीत तो हर दिल में है,
लेकिन रफ़ी साहब होना तो हर किसी की तकदीर में नहीं। बल्कि एक मौका पर खुद रफ़ी साहब ने इस बात का इजहार किया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस फील्ड में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी यह चीज़ हमारे घर के माहौल पे असर कर सकती है। जब सुनने वाले बाप और बेटे का तज्जिया शुरू कर देंगे, मुकाबला शुरू कर देंगे, तो हम तो मामूली इंसान हैं, कहीं ना कहीं उन बातों से मुतासिर हो सकते हैं। और मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे रिश्ते बहुत अहम हैं। मेरा ख्याल है कि हर चंद सादगी के बावजूद उन्हें इस बात का पता था कि मोहम्मद रफ़ी के बाद एक और मोहम्मद रफ़ी का वजूद में आना मुश्किल है, और इस हकीकत ने उन्हें मगरूर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बाअखलाक, नर्म और खुदा पसंद बंदा बना दिया। और एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि रफ़ी साहब के घर के लोगों की मुलाकात कभी भी फिल्मी सितारों या फिल्मी हस्तियों से नहीं हुई। नसरीन साहबा बताती हैं कि हमने कभी भी किसी फिल्मी हस्ती से मुलाकात नहीं की। यहाँ तक कि आशा भोसले जी से मेरी मुलाकात 2014 में पहली बार हुई, और लता जी से तो मेरी मुलाकात अब तक नहीं हुई। गर्चे पापा की ज़िंदगी में फिल्मी हस्तियाँ, जिनमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर शामिल हैं, वो घर पे आते तो थे, पर पापा के मामलात ड्राइंग रूम तक ही महदूद रहते थे, क्योंकि उन्हें हिजाब और पर्दा बहुत पसंद था और वो इसका ख़ास ख्याल रखते थे। लेकिन हिजाब और पर्दे को उन्होंने कभी भी हमारे कैरियर या शख्सियत के लिए दीवार नहीं बनने दिया। यही वजह है कि हम सब भाई बहन आला तालीम से मुज़य्यन हैं। रफ़ी साहब को शोरगुल पसंद नहीं था, इसलिए बच्चों और रिहर्सल से फारिग होने के बाद ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते। कहते कि दूसरों से मिलने से पहले ख़ुद से मिलना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात का मुहासबा कर सकें और अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकें। रहमदिली और इंसानियत तो जैसे उन पे ही ख़त्म होती थी। एक बार बंबई की तपती दोपहरी में उन्होंने कार से बाहर देखा कि एक शख्स सड़क पर नंगे पांव तिलमिलाता हुआ बड़ी तकलीफ से जा रहा था। ट्रैफिक की वजह से उनकी कार भी काफ़ी स्लो थी। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी साइड करने को कहा और अपने पैरों की चप्पल निकालकर उस शख्स को दे दिया जो इस तपती धूप में अपने तलवों की तकलीफ से दो चार था। ऐसे ही जब एक बार उन्होंने खान मस्ताना साहब को सड़क पे बदहाली में देखा तो उन्हें घर ले आए, उन्हें नहला धुलाकर, साफ कपड़े पहनाकर, साथ में खाना खिलाया और उसके बाद उनके हाथों में एक अच्छी खासी रकम देकर उन्हें रुखसत किया। और इतना ही नहीं, खान मस्ताना की ज़िंदगी तक खामोश तरीक़े से उनकी मदद करते रहे। म्यूजिशियंस के साथ भी उनका रवैया बहुत ही दोस्ताना और शफीकाना हुआ करता था। बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं जिक्र करता रहूँगा, शर्त यह है कि आप लोग इसी मोहब्बत से रफ़ी साहब का जिक्र सुनते रहें। बहुत सारी बातें सुनी भी हैं और अनसुनी भी, मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।